Assalamu alaikum. This is me Nadeem Ahmdani, a final year student of History Department at University of Sindh जामशोरो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18th अमेंडमेंट को। ये अमेंडमेंट पाकिस्तान में जो अभी आइन चल रहा है 1973 वाला, उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम तरमीम या अमेंडमेंट है। तो चलिए डिटेल में इस अमेंडमेंट को समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स और इसके मेन फीचर्स को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि अमेंडमेंट है क्या, पाकिस्तान में इसका प्रोसीजर क्या है और अब तक जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 वाला, उसमें कितनी बार अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इसके अलावा 18th अमेंडमेंट कब पास हुई थी। तो बेसिकली अमेंडमेंट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग्स करना या उसको मॉडिफाई करने को अमेंडमेंट कहा जाता है। अब एक बात याद रखना कि जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है तो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज तो नहीं किया जाता, लेकिन उसके कुछ मखसूस आर्टिकल्स जिनको वक्त के मुताबिक चेंज करना या मॉडिफाई करने की ज़रूरत पेश आती है, तो उसे एक प्रोसेस के तहत जो है ना वो अमेंड किया जाता है। अगर बात करें पाकिस्तान में अमेंडमेंट के प्रोसीजर की, तो पाकिस्तान में सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो नेशनल असेंबली में एक बिल लाया जाता है। उस बिल को नेशनल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी से पास होना लाजमी है। अगर वो बिल नेशनल असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया तो उसका अगला प्रोसीजर ये है कि उसे सेनेट में लाया जाता है। उसके बाद अगर सेनेट से भी वो बिल 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो लास्ट में जो प्रेसिडेंट होता है सिर्फ उसकी सिग्नेचर रहती है। जैसे ही वो प्रेसिडेंट उस बिल पर सिग्नेचर करता है तो वो बिल जो होता है वो एक कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है और आइन में जो है ना वो तरमीम हो चुकी होती है। इसमें एक और बात याद रखना कि अगर जो तरमीम हो रही है वो किसी सूबे के मुतालिक है, उसकी बाउंड्री या उसके मेन इश्यूज़ के मुतालिक है, तो सबसे पहले जो उस सूबे की असेंबली है, प्रोविज़नल असेंबली है, उससे वो बिल 2/3 मेजॉरिटी से पास होना लाज़मी है। मिसाल के तौर पे अगर सिंध का कोई इश्यू है, सिंध की जो बाउंड्री का इश्यू है या इंटरनल इश्यू है, तो सबसे पहले जो सिंध की असेंबली है उससे वो बिल जो है ना 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, तभी उसका आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। इसके बाद अगर बात करें 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स की, तो अब तक जो है ना 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और इसमें सबसे पहली जो अमेंडमेंट हुई थी वो 1974 में हुई थी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 1971 में फॉल ऑफ ढाका होता है। उसके बाद जैसे ही 1973 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यू जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो उसकी जो फर्स्ट अमेंडमेंट होती है वो बाउंड्री के इश्यूज़ को हल करने के लिए होती है। बाउंड्री जो सेटलमेंट्स होती है उनके मुतालिक होती है। और जो 25th या लास्ट जो अमेंडमेंट हुई है 1973 वाले आइन में, वो उसमें क्या हुआ था कि जो फाटा था उसको मर्ज किया गया था केपीके के साथ। और अभी रिसेंटली जो है ना 26th जो है ना तरमीम की बात हो रही है कि 26th अमेंडमेंट करनी है 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो है ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये 1973 का जो आइन है उसका सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट है ये। इसमें तकरीबन 103 जो आर्टिकल्स हैं उनमें चेंजिंग्स या मॉडिफिकेशन की गई थी। इसके बाद ये जो इस अमेंडमेंट का बिल था वो पार्लियामेंट से पास हुआ था 8 अप्रैल 2010 को। और उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, उन्होंने इस बिल के ऊपर साइन किया था 19 अप्रैल 2010 को। और उसी दिन जो है ना ये अप्रूव हुई थी 18th अमेंडमेंट। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड पे। 18th अमेंडमेंट को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज़ किया था। उसके बाद 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया कि जो 1973 वाला आइन था उसमें एक अमेंडमेंट की थी, 8th अमेंडमेंट। उसके तहत जो है ना इसने जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो जो प्रेसिडेंट है उसके पास रखी थी, क्योंकि उस टाइम जो ज़ियाउल हक थे
उन्होंने खुद को जो है ना प्रेसिडेंट बनाया था और सारे पावर्स जो है ना वो प्रेसिडेंट के पास उन्होंने रखे थे। और इसमें एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो है 58(2)B, जिसके तहत जो असेंबली है उसको डिसॉल्व करने के पावर्स जो थे वो अब प्रेसिडेंट के पास आ गए थे। इसके बाद क्या होता है कि 1997 में जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत होती है, तो वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट लाता है। अब इसमें क्या होता है कि पहले जो ज़ियाउल हक थे उन्होंने 8th अमेंडमेंट के तहत जो एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के पास रखी थी। तो अब नवाज़ शरीफ ने 13th अमेंडमेंट के तहत जो पहले पावर्स प्रेसिडेंट के पास चली गई थी, अब दोबारा जो है ना वो किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई थी 13th अमेंडमेंट के बाद। इसके बाद क्या होता है कि 1999 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज़ करता है, तो जो नवाज़ शरीफ ने 13th अमेंडमेंट की थी, अब मुशर्रफ उसको डिसॉल्व कर देता है और आइन में एक नई तरमीम लाता है 17th अमेंडमेंट, जिसके तहत अब जो नवाज़ शरीफ के दौर में जो एग्ज़ीक्यूटिव पावर्स थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास आई थी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 17th अमेंडमेंट के तहत अब वो पावर्स दोबारा से चली जाती हैं प्रेसिडेंट के पास। और इसमें जो 58(2)B, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये दोबारा से जो असेंबली को डिसॉल्व करना और मार्शल ये जो पावर्स थी ये चली गई थी प्रेसिडेंट के पास। अब ये हिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं 18th अमेंडमेंट पे। अब 18th अमेंडमेंट में क्या होता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो पावर्स थी सारी वो प्रेसिडेंट के पास रखी थी, तो 18th अमेंडमेंट में वो पावर्स जो है ना वो सारी दोबारा से एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आ जाती हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले ज़ियाउल हक जो थे उन्होंने एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास रखी, उसके बाद नवाज़ शरीफ आया तो उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास रखी। दोबारा से जब परवेज़ मुशर्रफ आता है तो उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो सदर के पास रखी और 18th अमेंडमेंट में वो पावर्स जो थी एग्जीक्यूटिव पावर्स वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाती हैं। अब आते हैं 18th अमेंडमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे मैंने बैकग्राउंड में पूरा समझाया कि कैसे जो है ना पहले जो डेमोक्रेसी थी वो बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी, मतलब एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म चल रहा था, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद उसको एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में लाया जाता है, उसको डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है। दूसरे नंबर पे है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसमें जो प्रोविंसेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई थी। और तीसरे नंबर पे है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें जो ह्यूमन राइट्स थे उनको प्रमोट किया जाता है। और चौथे नंबर पे है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फेडरल सिस्टम। अब आते हैं 18th अमेंडमेंट के इम्पोर्टेंट फीचर्स पे। इसमें सबसे पहला है सेमी प्रेसिडेंशियल टू पार्लियामेंट्री फॉर्म। इसमें क्या था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो सारी की सारी अब जो है ना प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाती हैं और ये था आर्टिकल 90 के तहत। और दूसरे नंबर पे है कि अब 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर सकता और ये था आर्टिकल 232 के तहत। तीसरे नंबर पे है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 58(2)B आर्टिकल के तहत अब जो है ना प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। और चौथे नंबर पे ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था कि अब इनके तहत ही जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होगी। इसका दूसरा जो फीचर है वो है प्रोविंसेस के मुतालिक। इसमें टोटल 46 जो सब्जेक्ट्स थे वो अब प्रोविंसेस के अंडर में आ गए थे, जैसा कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया या सोशल वेलफेयर। ऐसे टोटल 46 सब्जेक्ट्स अब जो है ना वो प्रोविंसेस के अंडर थे। और दूसरे नंबर पे ये है कि जो एनएफसी शेयर है वो बढ़ाकर अब 57% कर दिया गया था। मतलब पहले जो शेयर था प्रोविंसेस का वो कम था, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद उससे बढ़ाकर 57% कर दिया गया। तीसरे नंबर पे है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है
अब उसकी जो है ना हर 3 महीने बाद एक मीटिंग होना लाज़मी थी। ये कह सकते हैं कि एक अच्छा इक़दाम है, क्यों इस मीटिंग में क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है कि 3 महीने बाद अब मीटिंग होगी, जिसमें जो चारों सूबों के वज़राए आला हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक साथ बैठेंगे और जो इश्यूज़ हैं प्रोविंसेस में उनको डिस्कस किया जाएगा और उनका हल निकाला जाएगा। इसके अलावा जो एनडब्ल्यूएफपी था, उसका नाम चेंज करके अब केपी खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया था 18th अमेंडमेंट के बाद। और बलूचिस्तान और जो सिंध था, इनकी स्पेलिंग्स में चेंजिंग की गई थी। जैसे बलूचिस्तान था, उसमें पहले BALU आता था, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद अब यू की जगह ओ लगा दिया गया था। और जो सिंध था, उसकी पहले जो स्पेलिंग थी वो SIND थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद उसमें एच का इजाफ़ा किया गया, SINDH। अब जो है ना वो सिंध की स्पेलिंग थी। अगर आप लोग जो हिस्ट्री ऑफ सिंध है उनके पुराने बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो उनमें आपको जो सिंध की स्पेलिंग मिलेगी वो SIND मिलेगी। या अगर 1973 से पहले जो 2 कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं पाकिस्तान में, उनमें अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान और सिंध की जो स्पेलिंग्स हैं वो आपको पुरानी मिलेंगी। मतलब बलूचिस्तान की स्पेलिंग में यू होगा और सिंध की जो स्पेलिंग है उसमें खाली SIND होगा। इसका जो तीसरा फीचर है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें क्या किया गया था कि जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस जो है वो आम आदमी तक इजी बनाया गया था। और इसके अलावा जो एजुकेशन है उसको पहले तो जो प्रोविंसेस है उसके अंडर कर दिया गया, और उसके बाद जो एजुकेशन है उसको प्रोविंस के लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है प्रोविंस की, उसके तहत फ्री और कंपलसरी किया गया था। मतलब 5 से 16 साल के बीच में जो भी एजुकेशन है, अब वो प्रोविंस जो है ना वो प्रोवाइड करेगा फ्री, और ये कंपलसरी थी एजुकेशन। इसके अलावा अगर 18th अमेंडमेंट के कुछ और अहम फीचर्स की बात करें, तो उसमें ये है कि जो सेनेट है उसकी सीट्स को इंक्रीज़ करके 100 से 104 कर दिया गया था। अब इसमें एक और बात समझना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1973 वाला, तो उसमें जो टोटल सीट्स थी सेनेट की वो पूरे 100 थी। उसके बाद क्या होता है कि जो 18th अमेंडमेंट है उसमें जो सेनेट की सीट्स हैं वो 100 से 104 कर दी जाती हैं। लेकिन अभी जो 25th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या किया जाता है कि जो फाटा होता है उसको केपीके के साथ मर्ज कर दिया जाता है, और जो सेनेट की सीट्स होती हैं, मतलब फाटा की जो सीट्स होती हैं वो तो रिड्यूस हो जाती हैं। तो अब जो सेनेट की सीट्स होती हैं 25th अमेंडमेंट के बाद वो 96 रह जाती हैं। तो अभी जो सेनेट की सीट्स होंगी वो 96 होंगी। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो कैपिटल टेरिटरी है इस्लामाबाद, उसमें जो है ना 18th अमेंडमेंट के बाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NFC अवार्ड है, वो पहले क्या होता था कि जो प्रोविंसेस हैं उनको जो शेयर मिलता था NFC का, वो खाली पॉपुलेशन के बेस पे मिलता था। अब इससे क्या होता था कि जिसकी पॉपुलेशन सूबे की ज़्यादा है उसको तो शेयर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जिसकी सूबे की पॉपुलेशन कम है और है भी वो अंडर डेवलप्ड, अभी उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, और उसको जो शेयर है वो कम मिल रहा है। तो ऐसे उस सूबे की जो है ना वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। मिसाल के तौर पे जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की आबादी तो कम है लेकिन उसमें मसाइल बहुत ज़्यादा है। अगर ऊपर से उसको शेयर भी कम मिल रहा है तो इसी वजह से मुश्किल पैदा हो रही थी। तो अब 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो NFC शेयर है, इसके जो तरीक़ेकार था उसमें चेंजिंग की गई थी। मतलब अब जो शेयर दिया जाएगा वो, उसमें 3 चीज़ें ऐड थी। सबसे पहले तो पॉपुलेशन, उसके अलावा पॉवर्टी कि उस सूबे की पॉवर्टी की शरह क्या है, और तीसरे नंबर पे रेवेन्यू जनरेशन कि वो जो सूबा है वो रेवेन्यू कितना जनरेट करके दे रहा है। तो ये एक 18th अमेंडमेंट का बहुत अच्छा फ़ीचर था जिससे सूबों को फ़ायदा हुआ है।
तो ये थे 18th अमेंडमेंट के कुछ अहम फीचर्स। उम्मीद है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।